आज हमारे साथ कथक की स्टूडेंट कहूँ या गुरु कहूँ, दोनों ही हैं, वर्णिका और श्रेया। तो हम बातचीत करने वाले हैं कि कथक को किस नज़रिए से ये लोग देखते हैं और हम कथक के बारे में और नया क्या क्या कर सकते हैं। तो जितना मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ जानती हूँ कि कथक जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी वर्णिका कि आप बताएं कि आप किस नज़रिए से देखती हैं कि कथक वो क्या है। कथक को सोच के ही मेरे मन में सिर्फ पूजा याद आती है। मतलब कथक मेरे लिए एक पूजा है, और क्योंकि मेरे आराध्य भी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण से ही ये कथक निकला है, तो और प्लस हमारी जो गुरु माँ है रतिका मैम, तो उनका जो हम पर जो वर्चस्व रहा, उनका जो भी हम पर इम्प्रेशन रहा, उन्होंने सिर्फ हमें कथक नहीं सिखाया, उन्होंने हमें कथक से जीवन की सीख भी दी है। वो सिर्फ हमें कथक के लिए स्टेप्स नहीं सिखाती, उनका बारीक बारीक जो डिटेल्स होती हैं हर बच्चे की, जैसे कि किस बच्चे के कहाँ गलत जा रहा है स्टेप, या किस बच्चे का उसके पूरे अडेप्टेशन में हो भी पा रहा है कथक का या नहीं। क्योंकि कथक हमें सिर्फ डांस नहीं सिखाता, और ना ही डांस उसमें ऐसा है कि कुछ भी कर दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट है कुछ हमारा, भी, हमारे इसमें कुछ भी व्यक्तित्व नहीं का। करते। इसमें ये पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल है, और इसमें जो मंत्र है ताथे थे तत्, इससे जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन बैठता है माइंड का प्लस सोल का और अपने से अपने का मिलन, ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए मुझे ये एक पूजा लगती है। और हमें हमारी गुरु माँ ने भी हमें इसे एज अ पूजा देखना ही सिखाया है। हाँ, तो हमारा जो बातचीत का जो उद्देश्य था वो भी यही था कि हम ये जानें कि कथक को एक नृत्य से अलग जीवन में कौन कौन से परिवर्तन के साथ हम जोड़ते हैं, हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है। तो एक शिक्षक जब बच्चा होता है तब वो किस नज़रिए से देखता है, और जब वो एक शिक्षक हो जाता है तब वो किस नज़रिए से देखता है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी गुरु माँ पूरे डिवोशनल तरीके से आपको सिखाती हैं और आप बहुत प्यार से सीखती भी हैं, तो आपकी परिभाषा एकदम अलग है कि वो जीवंत कर देती है आपको। तो वही चीज़, एक दिव्य भाव भी आ जाता है हमारी पूरी पर्सनालिटी में, चेहरे पर। जी। तो आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ पंक्तियाँ कथक के लिए? कुछ पोइटिक फॉर्म में मैंने इसको परिभाषित किया था। समुद्र के मोती जैसी कत्थई आंखें, समुद्र के मोती जैसी कत्थई आंखें, और केशों में लहराता गजरा। एक तरफ चेहरे पे वो गुलाबी निखार, तो दूसरी तरफ हस्त से बनते क्लिष्ट आकार। घुंघरुओं की वो मनमोहक छनक और पाँव की पड़ती थपकियाँ, जहाँ बस नेत्रों से चलता प्रहार है और अंगों से बनता श्रृंगार है। जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी नृत्य के होते आविष्कार हैं और जुगलबंदियों से झूमता यह पूर्ण संसार है। यह उस कथक की जीवनी है जो मेरे रोम रोम में बसती है। यह वो प्रेम का कुछ हिस्सा है जिसका नशा थपकियों से हृदय में कुछ इस प्रकार घुलता है, जैसे मानो समुद्र को किनारा मिल जाता है, बिखरे को सहारा मिल जाता हो, चकोर को चंदा मिल जाता हो, और हीर को उसका रांझा मिल जाता हो। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए, अभिव्यक्ति भी है, कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति है, और बिल्कुल ये दर्शाता है कि आपने अपने आप को पूरा कथक में कर लिया है। और कथक को भी आज की डेट में आप जैसे डिवोशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा नमन है आपकी गुरु माँ को कि वो बहुत इतने अच्छे से आप लोगों के अंदर कूट कूट के ये चीज़ें भर रही हैं। और यही प्रश्न श्रेया भी थोड़ी देर में मैं आपके पास भी लेकर आऊँगी, तो तब तक आप सोच लीजिए। और आपसे अंतिम प्रश्न वर्णिका, कि हम आधुनिकता के साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि लगता है ना कि थोड़ा नीरस है, थोड़ा पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं पुरातन है। तो अब हम इसको जो हमारी अभी चल रही हैं चीज़ें उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं, अभी जो समाज में घटित हो रहा है। तो क्या हम, जैसे कि अभिव्यक्ति है ये, तो क्या हम उसमें नवीनता को जोड़ सकते हैं? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। कथक सिर्फ एक पर्टिकुलर किताब में बंधा हुआ शब्द नहीं है, वही मैं जानना और चाह ना रही ही थी। कुछ स्टेप्स में बंधा हुआ है। बिल्कुल। ये एक गीत भी है, जो खत्म हो किसी जगह यह ऐसा सिलसिला नहीं। तो कथक हो या कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो या कोई भी साज हो, नाद हो, तो उसके लिए ये लाइन बहुत फिट बैठती है कि ये एक समुद्र की तरह विशाल है। ये सिर्फ अपने ऊपर है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, और हम उसमें कितना डूब सकते हैं और कितना निकाल के ला सकते हैं। हाँ जी, इसमें क्रिएटिविटी आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और जैसे कि कथक अर्थात जो कथा कहे सो कथक कहलावे, तो इसमें मेरा खुद का बहुत फेवरेट पार्ट है अभिनय। तो
इसमें कई सारे लोग अभिनय के ज़रिए अपनी कहानियों को दर्शाते हैं और इंडिया से ज़्यादा इसका जो प्रचलन है, इवन इसको वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अब्रॉड में भी दी जाती है। तो क्रिएटिविटी बहुत कई तरीके से है यही मर्म है ना, यही मर्म है कि ये हमारी चीज है, बाहर इसको सराहा जा रहा है। वो कहते हैं ना घर की क्या कहते हैं, दिए तले अंधेरा, है ना। तो जब यही का है और हम ले नहीं पा रहे हैं, कल जब इसका पेटेंट कोई और करा लेगा तब हम बाहर जाएंगे सीखने के लिए। तो वही है कि वक्त रहते हम इस चीज़ को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, फिर पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और चिड़िया खेत ना चुग जाए उससे पहले हम समेट लें। यही हमारा आप लोगों से बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम इसकी जो महानता है, इसकी जो गरिमा है वो लोगों तक पहुंचा सकें। तो अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देंगी कि कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं? जैसे आपने कहा हाँ इसकी लिमिटेशंस नहीं है, तो जैसे कुछ उदाहरण, कुछ सामाजिक चीज़ों को हम इसमें ला सकते हैं जो अभी की हैं, जैसे कोई सोशल इशू हुआ। जी, हम कई तरीके के सोशल इश्यूज जैसे कि एसिड अटैक, दहेज प्रथा या कई सारी ऐसी सोशल क्राइम्स होती है, हम इसको कथक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और मैंने कई बार अपनी गुरु माँ को भी ऐसे फंक्शंस कराते देखा है, ऐसी प्रस्तुतियाँ देते हुए, सिखाते हुए देखा है, जिसमें वो सोशल क्राइम्स को सिर्फ कथक में पिरो देती थी और लोगों को इतना आनंद आता था और उसमें लोग सीखते थे कि उनके आंसू भी आ जाते थे अक्सर। मीन्स ये है कि इस अभिव्यक्ति को हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ये भी एक अनंत है। इसकी जो है वो क्षमताएं और कह सकते हैं ना भविष्य इसमें बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बशर्त अगर हम रूट्स ना भूलें, क्योंकि आज हाँ मौलिकता को हमें नहीं छोड़ना है। तो अभी जो सार निकला है आपसे बात करके वो यही है कि केवल कुछ शब्दों में या कुछ लोगों द्वारा अधिकृत नहीं है, ये अब मौलिकता को ना भूला जाए अगर, तो हम उसमें नवीनता भी डाल सकते हैं, अपने तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं।